हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स। आज हमें उसका लेक्चर नंबर 11 पढ़ना है। तो उसके अंदर हम 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है 9.8.3 नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन और 9.8.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हम सबसे पहले एंजाइम बना लेते हैं। ये हमने एंजाइम बनाया, ये एंजाइम हो गया एंजाइम। और ये एंजाइम की कौन सी साइट हो गई, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। यहाँ पे सबस्ट्रेट आकर क्या करता है, सबस्ट्रेट आकर यहाँ पे बाइंड करता है। अगर एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर जाए तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। उसके बाद क्या बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम फिर से ऐसे ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए फिर से साइकिल को क्या करता है, रिपीट करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम था, उसकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर गए तो क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या हुआ, एंजाइम ने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया और फिर से नई साइकिल में एंजाइम फिर से यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं फिर से एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, फिर से वही साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें 4 स्टेप में बताया है। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर जाता है, सबसे पहला प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्लूड्स द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। फिर क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के शेप में क्या करता है, चेंज करता है, जिससे सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर प्रॉपरली फिट हो जाए। उसके बाद क्या होता है, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी वो अब क्लोज कांटेक्ट में आ गई सबस्ट्रेट के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक हुए और नए एंजाइम प्रोडक्ट बॉन्ड फॉर्म हुए। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने दिया, एनसीईआरटी ने दिया है, द एंजाइम रिलीजेज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन and the free enzyme is ready to bind another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again। उसके बाद क्या करता है, जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना था उसके अंदर से क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम क्या करेगा, फिर से वही साइकिल को क्या करेगा, रिपीट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले क्या था, एंजाइम था, उसके अंदर सबस्ट्रेट आया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, एंजाइम फिर से वही सबस्ट्रेट बाइंडिंग अनदर मॉलिक्यूल के साथ अनदर रिएक्शन करेगा। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे लर्न करने हैं समझ के। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द कंडीशन
विच कैन अल्टर द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं वो एंजाइम के एक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। आप समझ सकते हो जो फैक्टर होते हैं जो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वह एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। हमको एक एक करके प्रॉपरली पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे हमने एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस हमने किसका ग्राफ बनाया है, एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस हमने पीएच का ग्राफ बनाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पीएच कम है और यहाँ पीएच बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे हमने एंजाइम एक्टिविटी दिखाई है। जहाँ एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, जहाँ एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, वो जिस पीएच पे मैक्सिमम हुई है, जो एंजाइम की एक्टिविटी जिस पीएच पे मैक्सिमम हुई है उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। जिस पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। जिस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई हम उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम करना है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या करना है, मैक्सिमम। जिस पीएच पे मैक्सिमम हो जाए वो ऑप्टिमम पीएच, जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो जाए उसे कहते हैं हम ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम अगर टेम्परेचर हाई करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और हम घटाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाएगी, मतलब कि एंजाइम प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी। आई होप आपको ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझ आए होंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वर्सेस हमने किसका ग्राफ बनाया है, सबस्ट्रेट का ग्राफ बनाया है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वर्सेस सबस्ट्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट दिया हुआ है तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे क्या होगा, वी मैक्स, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ जो रिएक्शन का वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। जहाँ पे वेलोसिटी का मैक्सिमम से आधा हुआ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम का आधा हुआ, वो जिस सबस्ट्रेट पे हुआ उस सबस्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, Km कहते हैं। उस सबस्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, Km कहते हैं। जिस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वी मैक्स से आधा हो गई, मैक्सिमम रिएक्शन से आधा हो गई, किस पे, सबस्ट्रेट की जो वैल्यू है जिसे हमने Km से बताया है, उस सबस्ट्रेट की वैल्यू पे जो वी मैक्स आधा हो गया, वी मैक्स से आधा हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, Km। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो किससे बाइंड होंगे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे। सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएंगे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट बढ़ने पर क्या होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सबसे पहले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट। सबसे पहले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हुआ। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं जब रिएक्शन कहाँ पहुँच गई, वी मैक्स पे, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन था वो मैक्सिमम हो गया, जो रिएक्शन का
रिएक्शन की वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम हो गई। उसके बाद हम फर्दर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, फिर भी वी मैक्स इंक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो रिएक्शन था वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ गया है। उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ाने पर भी वी मैक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो एंजाइम थे वो तो बहुत लिमिटेड थे। तो जो एंजाइम के मॉलिक्यूल थे, एंजाइम के मॉलिक्यूल वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से बाइंड करते। अगर एंजाइम के मॉलिक्यूल सारे ही एंजाइम के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से बाइंड कर गए तो और एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बचे हैं वो अब बाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए जो रिएक्शन है उसका वी मैक्स सबस्ट्रेट इंक्रीज करने पर भी इंक्रीज नहीं होगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Reaction reaches Vmax, further rise concentration of substrate Vmax not increases। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन और बढ़ाएंगे फिर भी Vmax नहीं बढ़ेगा। एंजाइम मॉलिक्यूल्स, एंजाइम के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कम है, किसकी कंपैरिजन में, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में। सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में जो एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं वो कम हैं, इसीलिए जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं अब एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल थे वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गए और भी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल बचे हैं तो वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है फिर सबस्ट्रेट बढ़ाने पर भी ग्राफ इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि वी मैक्स आ गया है रिएक्शन का। उसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है, अगर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जो एंजाइम होता है उसके अंदर सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट के, और अदर मॉलिक्यूल भी कभी कभार आ जाते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं, सबस्ट्रेट की जैसे ही होते हैं, तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम जो केमिकल होता है, जो अदर मॉलिक्यूल होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाते हैं, तो उस केमिकल को हम कहते हैं इनहिबिटर। और जो प्रोसेस होता है हम उसे क्या कहते हैं, इनहिबिशन। जो प्रोसेस होता है हम उसे कहते हैं इनहिबिशन, और जो केमिकल होता है हम उसे कहते हैं इनहिबिटर। उसके बाद आप देख सकते हैं व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। कैसा क्लोजली रिजेंबल, हम देख कर नहीं पता कर सकते, दोनों एक ही जैसे लगते हैं, इसीलिए सबस्ट्रेट की जगह अदर केमिकल बाउंड कर जाता है एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर। इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। हम उसे क्या कहते हैं, competitive inhibitor। हम देख कर पता नहीं लगा सकते, जो होता है ना वो सबस्ट्रेट की तरह ही दिखता है, तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाता है। तो उससे क्या होता है, इनहिबिटर होता है, वो किससे compete करता है, सबस्ट्रेट से compete करता है फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पे कौन आकर बाइंड कर जाता है, इनहिबिटर आकर बाइंड कर जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इनहिबिन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच इज क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या है, सबस्ट्रेट है, और मेलोनेट क्या है, इनहिबिटर है। तो एंजाइम के एक्टिव साइट पे मेलोनेट बाइंड कर जाता है और क्या करता है, मेलोनेट बाइंड कर जाता है विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। इनहिबिशन कर देता है, जो मेलोनेट होता है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सबस्ट्रेट उसे बाइंड करने की बजाय मेलोनेट बाइंड कर जाता है, और क्या, सबस्ट्रेट सक्सिनेट वो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, इसीलिए। उसके बाद हमें देखना है, सच कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। जो बैक्टीरियल पैथोजन होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए भी ये इनहिबिशन वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। उसके बाद आपको कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलेंगे। थैंक यू।